वेलकम बैक इन 40 डेज स्ट्रेटजी फिजिक्स विद न्यूमेरिकल वाला, जहां आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोर्ड में हर बार कम से कम 3 से 5 मार्क्स अपने साथ कैरी करके तो आता ही आता है, और आज हम इसी चैप्टर को प्रॉपर तरीके से क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्जेस। क्या होती हैं? या तो ये एक्सेलरेशन के थ्रू या फिर ऑसिलेशन के थ्रू। किसका ऑसिलेशन? चार्ज का ऑसिलेशन। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होंगी। क्या बात समझ गए? की पॉइंट समझिए। ये कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और साथ में जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो सब 90 डिग्री पे होती है। किसी तरह का कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि ऑसिलेशन से बनी हुई ये फील्ड्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके बाद कैरी करती हैं ये एनर्जी और मोमेंटम, दोनों चीजें एक साथ ये कैरी करके चलती है। क्या बात समझ में आई? ये एनर्जी कैरी करता है, ये मोमेंटम कैरी करता है। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, ठीक है, तो आपके सामने हमने ये वेव बना के रखी है। कौन सी? ईओ वेव। जरा देखो ये कैसे ऑसिलेट करती है। तो यहाँ पे ये ली है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में देख सकते हो आप यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। देखो फील्ड लाइंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म हुई है वो जेड डायरेक्शन में, बिल्कुल वाई से 90 डिग्री पे। ठीक है, सेम एज इट इज। दोबारा देखो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। क्या बात समझ में? और इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी का प्रोपगेशन दिख रहा है। यानी ये तीनों एक दूसरे से किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। क्या बात समझ में? तीनों एक दूसरे से किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। दिस इज द ऑसिलेशन एक्चुअल में। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इसका डायग्राम स्केच करके देना है, तो आप एग्जैक्ट ऐसे ही फॉर्म करोगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मुझे वेव डायरेक्शन पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, और ये हमें वेव की डायरेक्शन दे देता है। क्या बात समझे? और इसके लिए तुम यूज क्या करोगे? इसके लिए यूज करना है आपको थंब रूल। क्या यूज करना है? थंब रूल। कौन सा थंब रूल? राइट हैंड। कौन सा यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। सिंपल सा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखना है और फिर कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखने वाले हैं, फिंगर्स को जैसे रखा। अब किस डायरेक्शन में कर्ल करना है? आपको जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड डायरेक्शन में। तो जैसे हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, थंब मेरा किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहा है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एस। इस तरह से हम क्या करते हैं? वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन को निकालते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अगर कोई भी मुझे एमसीक्यू मिलेगा तो हमें क्या करना है? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। याद रखिएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए बात को? तो चलते हैं आगे की साइड पे और देखते हैं कि और क्या चीजें हमें सीखनी है। ध्यान से। तो हम आगे हैं मैक्सवेल के कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि पता है कि पूरा जो चैप्टर है वो मैक्सवेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से चैप्टर में और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती है। तो ध्यान से देखो, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल प्रेडिक्टेड ईएम वेव्स मैथमेटिकली। इन्होंने क्या किया? इसमें मैथ्स को ऐड किया। अब जरा समझो की पॉइंट्स यहाँ के क्या है। की पॉइंट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या फॉर्म होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का फॉर्मेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वेव क्या हो जाती है? सेल्फ सस्टेनिंग वेव। क्या बात समझ गए? किस तरह की वेव प्रोड्यूस होती है? सेल्फ सस्टेनिंग। ये कंटीन्यूअस खुद ही सस्टेन करती रहती है, किसी तरह की और कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। क्या बात समझे? ओके, क्लियर हुई बात मेरी? ओके, अब आते हैं, हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। तो ध्यान से देखो, इसका जो फॉर्म होता है वो साइनसोइडल फॉर्म में अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले स्लाइड में कैसा देखा था कि वाई डायरेक्शन में थी, ठीक है, तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में लिखी, तो उसके लिए देखो कैसा लिखा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। क्या बात समझ में आई? ई नॉट और बी नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात समझ गए? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो के का टर्म है वो हमारा के का टर्म प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या लिखी? 2 पाई बाय लैम्डा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है 2 पाई एफ, ई नॉट बी नॉट लिखा है हमारे एम्पलीट्यूड्स। अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो मैं ओमेगा बाय के से करने वाला हूं, और अगर मैं ई नॉट बी नॉट यानी दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो ले लेता हूं, तो वो रेशियो मुझे किसमें मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट से मिलेगा। दैट इज द सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ई नॉट बाय बी नॉट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। ओके, अब इस बात को थोड़ा और क्लैरिटी से देखा जाए।
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के एक्स, यहाँ पे जो x का टर्म है, देखो दोनों इक्वेशन में मुझे x का टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आई? यानी जो मेरा प्रोपगेशन हो रहा है वो x डायरेक्शन में। अगर सिंबल यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान से देख लो, अगर सिंबल यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। अगर सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता तो दैट मींस ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती वो किधर हो जाती, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या बात समझ गए? क्लैरिटी हुई? इक्वेशन देख के समझ में आया कि हम चीजें कैसे पहचानेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल्स में हमें ये सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ नया नहीं, बहुत बेसिक चीज है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें समझ गए तो पूरी कहानी क्लियर। कोई न्यूमेरिकल कुछ भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज समझ में आ रही बात, अदरवाइज हम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट समझ में आए? सारे पॉइंट समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने वेव का स्केच देख लिया, हमने उसकी इक्वेशन देख ली, इक्वेशन में कौन सी क्या चीजें रिप्रेजेंट करती हैं हमने ये देख लिया, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हमने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आपके सामने लिखा हुआ है और वो क्या है, स्पीड ऑफ ईएम वेव, वो मुझे चाहिए, और रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, नो ट्रिकी मैथ्स। तो इस इंपॉर्टेंट टर्म से हम यहां तक पहुंचने वाले हैं। चलो मेरी बात को सुनो, व्हाट इज द सी? तो सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मुझे चाहिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ मुझे रिलेशन लाके देना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होती है सर? स्पीड ऑफ ईएम वेव होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला सर? क्योंकि जो ईएम वेव है, ठीक है, वो क्या है सर? लाइट है। मतलब जो लाइट हम देख रहे हैं, लाइट मतलब विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इसका मतलब वो भी क्या होगी? वीएम वेव होगी। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ गए? चलो अभी से रिलेशन को क्रैक किया, जब बड़ा आसान है। तो आपने एप्सिलॉन नॉट कहां पढ़ा है? तो अगर आप याद करो तो आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करके कोई टर्म होता था जिसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹। वेरी सिंपल। अब याद करो म्यू नॉट कहां पढ़ा? ये क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको आपने पढ़ा था म्यू नॉट बाई 4π इज इक्वल टू 10⁻⁻7। याद आया? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। चलो अब इनके हेल्प से हम क्या करेंगे? सी तक पहुंचेंगे। इनकी हेल्प से हम कहां तक पहुंचेंगे? सी तक। तो जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। ये देखो 9 लिखा है, 10⁻⁻7 लिखा, समझना, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो ध्यान से देखो 9 और 3 तक हमें पहुंचना है। तो किसी तरह से अगर ये मुझे अंडर रूट में मिल जाए, ध्यान से समझो, ये -7 अगर मैं यहां लेके पहुंच जाऊं तो 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻16, अगर मैं इनका किसी तरह से रूट निकालूं तो क्या इस वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा? क्या इस वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा? तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, मैंने इस पूरे पार्ट को ऐसे डिवाइड कर दिया, वैल्यू लिखी और डिवाइड किया। अब जरा सिंपल समझना, ये वैल्यू घूम के ऊपर पहुंचेगी। तो देखो क्या लिखा है, 4π एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट, ठीक है, और ये घूम के पहुंचा सर ऊपर 4π इज इक्वल टू, ये -7 ऊपर पहुंचेगा तो 9 × 10⁹ और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 4π कैंसिल आउट हो गया, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 9 × 10⁻16, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c का स्क्वायर। दैट इज अवर रिलेशन। देखो ढूंढ के लिया है, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी मुश्किल था। और अगर मैं एक और रिलेशन यहीं पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c। ठीक है, ये रिलेशन किसके साथ आ गया? रूट के साथ आ गया। आया? सिंपल था, कोई मैथ की क्या? बिल्कुल नहीं, बस एक बेसिक सा लॉजिक यूज किया हमने कि देखो ये वैल्यू ऐसे मैच करेगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। सिंपल, आ गया, एक लाइन में कहानी खत्म कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए सर? कुछ मुश्किल लग रहा है? कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत जल्दी सब कवर कर देंगे, बहुत स्पीड से कवर कर देंगे। जितना ये धीमे चल रहा है इससे बहुत तेज चलिए, तो बहुत धीमे चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो पेपर में पूछा जाएगा, जो एनसीईआरटी पूछती है और जो पीवाईक्यू पूछे थे, सब कुछ दे दिया इसमें। चलो आओ, बस पढ़ना है, ध्यान से मेरे साथ लग जाओ, केवल अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बढ़िया से एक पेन सेलेक्ट करो। ओके सुनो, पहले ऑर्डर याद करो। पहले क्या याद करोगे? ऑर्डर याद करोगे। तो ऑर्डर मैंने किस फॉर्म में लिखा है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, पहले भी सिखाया था, शॉर्ट में सिखा चुका हूं, फिर से देखो।
कैसे होता है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा। फिर से सुनो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा। ऐसे करके याद हो जाएगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा के पास है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा के पास है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसके पास होगी? रेडियो के पास होगी, रेडियो के पास होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके चलो अब शुरू करते हैं हम अपने रेडियो वेव्स में। अब हम शुरू करेंगे अपना रेडियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो रेडियो वेव, सबसे पहले रेडियो वेव क्या यूज होता है भाई? इसे हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। इसका सोर्स क्या होता है? ऑसिलेटिंग करंट होती है। चलो इसको थोड़ा ऊपर उठाओ तो फिर बात बने अच्छे से, ठीक है? क्या होती है भाई? ऑसिलेटिंग करंट होगी तो वहां से बनेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। वेवलेंथ क्या होती है? 10 टू द पावर -2 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर की वेवलेंथ होती है। क्या बात समझ में? एक अच्छी खासी बड़ी सी वेवलेंथ है। चलो आ जाओ माइक्रोवेव में। अगला इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव क्या होती है? तो माइक्रोवेव का यूज क्या होता है? देखो यूज क्या होता है? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, स्पीड डिटेक्ट करने में। मतलब कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बॉल की स्पीड हो रही, तो वो सब हम चीजें यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। और किसमें यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन्स में यूज किया जाता है। इसके बाद फिर इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स देखो क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के ट्यूब्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, जिसमें मैंने लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है क्लेस्ट्रॉन्स लिखा है और दूसरा लिखा मैंने गन डायोड लिखी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद आ जाइए वेवलेंथ में। तो वेवलेंथ हमारी होती है 1 mm से लेके 1 मीटर तक। क्या बात समझे? अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे एक न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं, कॉज बनता है। क्या है? इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। माइक्रो ओवन में माइक्रोवेव जो होती हैं वो क्या करती हैं? अगर मैंने उसके अंदर वाटर रख दिया है, H2O रख दिया है, तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट होता है, वो अपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाता है। समझ गए? उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हाई वाइब्रेशंस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। कॉज क्या है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। क्या बात समझ गए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके चलो अब आते हैं अगले पे। ध्यान से पढ़ना, जो समझ में आ रहा है उसको नोट करते चलो और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। अब अगला हमारा है इंफ्रारेड वेव्स। क्या यूज होता है? रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है, जो हमारी टीवीज होती है वहां के लिए थर्मल इमेजिंग में काम करते हैं, ठीक है, हीट की हेल्प से, ठीक है। जहां जहां पे भी हीट अवेलेबल होगी, प्रेजेंट होगी, हम क्या कर सकते हैं? उसकी इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ गए? ओके अब सोर्स क्या है इसका? हॉट बॉडीज है, ठीक है। इसे हम इसीलिए हीट वेव्स भी बोलते हैं। ओके फ्रीक्वेंसी देखो 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज से लेके 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक है। क्या बात समझ गए? वेवलेंथ देखो इसकी 1 mm से लेके 70 नैनोमीटर तक है। गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके अगला देखो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का यूज क्या होता है भाई? टू सी द वर्ड, जो आप देख पा रहे हो किसकी वजह से? विजिबल लाइट की वजह से देख पा रहे हो। विजिबल लाइट का सोर्स क्या है? एटम एक्साइटेशन। जब एटम को एक्साइट होता है अपने एनर्जी लेवल से, बेसिक एनर्जी लेवल होता है उसका ग्राउंड स्टेट, वहां से जब वो जंप करके जाता है तो जो लाइट वेव्स मिलती है वो क्या होती है? विजिबल होती है। अब जरा इसका देख लो फ्रीक्वेंसी 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज का रेंज लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी वेवलेंथ देखो 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक है, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था शॉर्ट्स में, क्या पूछा था कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कौन कैरी करके चलता है? तो ध्यान से देखो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करती है वायलेट। क्या करती है? वायलेट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन कैरी करके चलता है? तो भाई हमारे पास होता है रेड कलर। हमारे पास कौन होता है? रेड कलर होता है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ कैरी करके चलती है। क्या बात समझ गए? क्या बात समझे? गेट इट? ओके चलो अब आ जाओ अल्ट्रावायलेट रेज के लिए आते हैं हम लोग, और यहाँ पे बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें शॉर्टकट में आप यूवी कहते हो। यूज किस लिए करते हैं? स्टाइलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें से स्लाइस करना है, ठीक है, मुझे यूज करने जाऊं तो उसमें जम्स अवेलेबल होंगे, तो उन सबको हटाने के लिए हम यूवी रेज का यूज कर लेते हैं। किल जम्स, ठीक है। लासिक, लासिक क्या होती है? आई सर्जरी होती है। उस आई सर्जरी में क्या किया जाता है? यूवी अल्ट्रा रेज का यूज किया जाता है। क्या बात समझे? अब सोर्स जरा समझो तो सोर्स क्या है इसका? सन हो गया, स्पेशल टाइप के लैंप्स हो गए, या फिर बहुत ज्यादा हॉट बॉडी, बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे, तो वहां से भी क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होंगी। गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रेंज जो है 5 into 10 to the power 16 हर्ट्ज तक जाएगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या कर रही है? रेज कर रही है। वेवलेंथ में आओगे 400 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक वेवलेंथ धीरे धीरे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। चलो आ जाओ अपने एक्सरे पे आते हैं। थोड़ा एक्सरे को जगह दी जाए, ध्यान से देखो एक्सरे में क्या लिखा है। एक्सरे का यूज होता है मेडिकल इमेजिंग में। मेडिकल इमेजिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कहां पे क्या चीजें क्रैक हुई, तो उन सब क्रैक को चेक करने के लिए एक्सरे का हम यूज करते हैं, ठीक है। डिटेक्टिंग देखो साफ साफ लिखा क्रैक्स, पल्स,
ठीक है। अब देखो पल्स इन ओएस्टर के अंदर पल्स अवेलेबल है कि नहीं, मोती अवेलेबल है कि नहीं, तो वो चीजें भी चेक करने के लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो सोर्स होता है वो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती है। ओके, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज से लेके 10 टू द पावर 21 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद आ जाएंगे वेवलेंथ पे 10 टू द पावर नैनोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट 1 2 लेके 10 टू द पावर -4 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिखी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाई पेनिट्रेशन की है, ठीक है। क्योंकि अब हम बिल्कुल लास्ट पहुंच गए और जब गामा के पास जाओगे तो वो और ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर लेके चलेगा, ठीक है। सेम एज इट एक्स-रे भी लेके चलती, तभी तो वो क्या करती है, हमें इमेज बना के दे देती, इमेज बना के दे देती। क्या बात समझे? ओके, जरा यहाँ देखो अल्ट्रावायलेट के लिए भी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करके रखा था। ये हार्म करती, क्या करती है, इसकी वजह से ज्यादा अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है और म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। चेंजेस हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं गामा में, तो गामा रेस पहुंच गए, द लास्ट वेव है, पावरफुल फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो देखो कहां-कहां यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, एक्सरे को भी आप यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन, कैसा स्ट्रक्चर है अंदर वो चीजें पता करने के लिए भी हम लोग गामा रेस का यूज करते हैं। सोर्स देखो उसका न्यूक्लियर रिएक्शंस, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो वहां से जो रेस बनती है वो हमारी होती है गामा रेस। फ्रीक्वेंसी देखिए 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज से लेके 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज तक है। वेवलेंथ पे आओगे तो वेवलेंथ जो है लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, यानी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक, हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी के साथ होगा तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर को भी क्या करेगा, कैरी करेगा। क्या बात समझ गए? तो हमने पूरा स्पेक्ट्रम खत्म कर दिया, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेकर सब कुछ खत्म कर दिया, यूज, सोर्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बस तुम्हें याद करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बस याद करोगे, और हमने जो भी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड की हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए, वो पेपर के अकॉर्डिंग ऐड किए, यानी कि कोई भी चीजें लिख दी जो पेपर में पूछा गया, जिस नाम से पूछा गया उसी नाम से हमने यहाँ पे यूजेस और बाकी चीजों को ऐड किया। समझ गया बात को आप? चलो अब हम आ गए हैं आगे, अब सीखेंगे एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम सुना होगा तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो बनता है कभी कभी, ठीक है। इसलिए हम कोई भी चांस नहीं सकते कि ये आए और आप कर ना पाओ, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, समझ गए? तो इसलिए हम इसे भी करेंगे इसी वक्त कवर, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो क्या मैक्सवेल और एम्पियर की इक्वेशन आई, ठीक है। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। उस कैपेसिटर को देखो हमने एक सोर्स से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने कनेक्शन हमने करके रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि जब यहां से करंट फ्लो होती है, तो देखो इस जगह करंट है, यहाँ पे करंट है, हर जगह करंट दिख रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इसके बीच में तो पूरा फ्री स्पेस है, तो ये करंट यहां से जा कैसे रही है? बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक है। अब समझना एम्पियर ने क्या बोला था, ठीक है। एम्पियर ने अपना एक लॉ दिया था जिसे हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डीएल जब हम यूज करेंगे तो हमारी जो करंट आती है उस करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो म्यू नॉट के साथ होगा। कौन सी करंट यूज करते हैं? इनसाइड की। कौन से इनसाइड की? एक एम्पीरियन लूप के अंदर जितना भी करंट आएगा, अगर मैं उसे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बात समझ गए? ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं, बनाया मैंने एक एम्पीरियन लूप, अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं b डॉट डेल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, तो देखो इसके अंदर एक करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा b का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। इसके बाद समझ में आ रही? तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे चलती है, तो हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास लिखा है, यहाँ डिफ्लेक्शन मिला, यहाँ डिफ्लेक्शन मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है किसके अकॉर्डिंग? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊं तो देखो यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, और अगर कोई करंट नहीं और यहां मैं इसे जीरो रख दूं तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो ले जाके जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें सेम एज इट इज वही डिफ्लेक्शन मिलता है जो यहाँ पर मिला था। बाकी वायर्स के पास जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो सेम यहाँ पे भी मिल रहा है, जबकि करंट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ कमी है, कुछ गलती है। क्या बात समझे? क्या बात समझे? अब इसी गलती और इसी कमी को कौन कवर करता है भाई? मैक्सवेल कवर करते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम मैक्सवेल इक्वेशन के साथ ऐड हो गया। क्या बात समझे? तो उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट में एम्पियर को हटाया नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बड़े थे, पहले दिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम ऐड है एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बात समझ गए? अब चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है, ठीक है। आ जाओ, तो अब एक नया टर्म यहाँ पे ऐड होगा और ध्यान से देखेंगे, इसे हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया
कि उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रेजेंट है तो मतलब करंट को प्रेजेंट होना चाहिए, दिख नहीं रही है, तो इसीलिए एक ऐसी करंट को हाइपोथेसिस है कि लिया गया कि अंदर एक ऐसी करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए बात को? ओके, अब जरा ध्यान से समझना डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखा हुआ है इट इज अ करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके चेंज से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से। किसके चेंज से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो उसके अंदर एक करंट बना के देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और उसके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के यहाँ पे आया। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूले को बना के भी देखेंगे कैसे बना, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, अब इस टर्म को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा बैक डायरेक्शन में, और अब इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और फिर हम आगे जंप कर जाएंगे कि हमारा फॉर्मूला आखिर में बना कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो ये यहां से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, आपको दिख रहा है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो क्या कैपेसिटर एट एन स्टैंड चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कैपेसिटर आया तो इसने यहाँ पे पहला पॉजिटिव चार्ज रखा, जब इधर पॉजिटिव आया तो इधर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस एरिया को कट किया, इसका मतलब फ्लक्स बना। फ्लक्स कैसे डिसाइड हुआ, ए इनटू ए से डिसाइड हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा प्लस और बढ़ा तो फिर से माइनस आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर ये कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है तो मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसी फ्लक्स का जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हो रहा है तो वो क्या करके देगा, एक करंट फॉर्म करके देगा, जिसे हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला है। क्या बात समझ में आई? तो इस वजह से यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनी है। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ के हम अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे। आइए, तो ये हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से। ठीक है, ये बनाया हमने, ये ले लिया कैपेसिटर हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो कैपेसिटर है इस तरफ मैंने पॉजिटिव लिया, इस तरफ मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। इस तरफ पॉजिटिव लिया और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से करंट आ रही, तो इस करंट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया। क्या हुआ, क्या बात समझ में? तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो रही भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही भाई, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है सर, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। अगर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करती है, एक करंट बना के देती है। क्या बना के देती है, करंट बना के देती है। तो अब हम चेक करेंगे क्या एक्चुअल में इस वायरिंग करंट से मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा। क्या बात समझे? तो चलो आज शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? शुरू किया जाए। ओके, अब ध्यान से देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके बीच में मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करूं तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आया? याद आया? ओके, अब इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं Q बाई A, और ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब क्योंकि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस क्या कर रही है, वेरिएट कर रही है। क्या कर रही है, कंटिन्यूअस वेरिएट कर रही है। ठीक है, अब समझना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, इसने क्या किया, एरियाज को कट करना स्टार्ट किया। अगर एरिया को कट करेगा तो क्या डेवलप करके देगा भाई, फ्लक्स डेवलप करेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E इनटू A होता है। क्या बात समझ में? अब E की वैल्यू यहां लाके रखोगे तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई A से क्या हुआ, A कैंसिल आउट हो गया, यानी फ्लक्स मेरा कितना बन के तैयार हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद आया गॉस थ्योरम की कहानी, दिमाग में आ रहा है? ठीक है, ओके, अब चलते हैं थोड़ा स्टेप और आगे। अगर मेरे जो कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है वो विद टाइम है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, इसका मतलब जो चार्ज है वो टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो जो मेरा फ्लक्स है वो भी तो चेंज होगा, वो भी तो चेंज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी तो वेरिएट करेगा, क्यों, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटीन्यूअस चेंज होने से फ्लक्स में भी क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, d phi e by dt इज इक्वल टू, इसका भी चेंज लिखेंगे हम फिर, तो लिखेंगे dq by dt, और ये लिखा है 1 by एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट के टर्म को इधर भेजो, तो लिखा है डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आया भाई अपने पास, dq बाई dt। अब जरा देखो dq बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, और इसी करंट को नाम हमने दे दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला आ गया, id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt। क्या बात समझे, इसी बात को हमने थोड़ी देर पहले देखा था और अब आपके सामने क्या कर दिया, करंट को लाके प्रूफ कर दिया। क्या बात समझे, क्या बात समझे। अब इसी में क्वेश्चन अराइज होता है कि शो दैट IC is equal to ID। What is the IC? IC मतलब कंडक्शन करंट, वो करंट जिसको फ्लो करने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है। यानी अभी तक हमने जितनी वायर है उसमें जो जो करंट फ्लो हुई है, वायर में जितनी करंट फ्लो होती है, तो उनका नाम क्या दे दिया गया, कंडक्शन करंट दे दिया गया। और जो करंट फ्लो करती हो जिसे वायर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कैपेसिटर के बीच में जो करंट फ्लो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शो करो तो भाई IC क्या होता है, कंडक्शन करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस dq by dt। और थोड़ी देर पहले देखो हमने यही बात तो प्रूफ की है, तो इसका मतलब सर ये और ये टर्म आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बात समझ गए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक लाइन में ये लिखोगे और अगली लाइन में id इज इक्वल टू ये शो करोगे और आपकी बात आपस में इक्वल हो जाएगी। अब जब फाइनली सारी चीजें हो गई, जब हमने सारी चीजों को देख लिया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक फाइनल एम्पियर का लॉ लिख के देना है, एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन बना के देना। और फाइनली वो इक्वेशन कैसे दिखाई देगी जरा देखिए सब लोग, याद कर लेंगे इस टर्म को, वेक्टर v डॉट dl इज इक्वल टू, अब जो करंट होगी वो कौन सी करंट होगी सर, दो करंट होंगी। कौन सी भाई, IC यानी कंडक्शन करंट, और कौन सी भाई होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हुई। देख लिया सबने, फाइनल इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसी बात को चलते हैं हम लोग और वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, आपको सिखाते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। अच्छा जल्दी से समझते हैं अपनी इस बात को, और ये कैसे काम करेगा जल्दी से देखेंगे। ठीक है, समझना IC और ID का मतलब। ठीक है, समझो अभी यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, कंडक्शन। ये सब कौन सी करंट है भाई, कंडक्शन करंट है कंडक्शन करंट। तो अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेक करूं तो लिखूंगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ लिखूंगा IC और यहाँ लिखूंगा ID। अभी क्या यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट करंट दिख रही नहीं, तो सारी करंट कौन सी, IC। ID अभी यहाँ पे क्या है, जीरो। तो क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, यस सर, म्यू नॉट I के टर्म में मुझे मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और dl को करूंगा तो अगर मैं 2πr के टर्म में करूं तो देखो ये उसका फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, जो आपने लर्न किया था हुआ। अब जैसे ही तुम कैपेसिटर के अंदर पहुंचोगे तो देखो यहाँ कोई IC करंट नहीं, यहाँ कौन सी करंट फ्लो करती है भैया, ID फ्लो करती है। तो इस टाइम पे मेरा IC क्या हो जाएगा, जीरो, और ID रिजल्ट देगा, ID का फिर से वापस ये रिजल्ट आएगा। इसी वजह से जब हम मैग्नेटिक कंपास से चेक कर रहे थे तो हर बार जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो क्या है, सेम मिल रही थी। आई बात समझ में, किस रीजन की वजह से सारी चीजें सेम एज इट इज उसी तरह से काम कर रही हैं। समझ गए बात को, आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी दे दी है। अब हमने इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस भी कवर कर दिए, एनसीईआरटी भी कवर कर दी, और जो क्लैरिटी है वो भी आपको दे दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आप जानिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन में, मतलब एनसीईआरटी को किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो चीज हम देखना चाहते हैं। तो ध्यान से, वो तुमसे पूछेगा तो क्या मांगेगा कि एम वेव्स क्या कैरी करती हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कैरी करते हैं। तो कौन कौन सी एनर्जी कैरी करती है, तो हमने सीखा ईएम वेव दो चीजों से बनी होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से। तो पहली जो यहाँ पे मैंने एनर्जी लिखी है वो किसकी है भाई, किसकी एनर्जी लिखी है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लिखी है। और दूसरी मैंने कौन सी एनर्जी लिखी, मैग्नेटिक फील्ड की लिखी। तो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की। समझ गए, एक एवरेज एनर्जी डेंसिटी से लिखी हुई। फिर वो पूछता है मोमेंटम, वो पूछता है मोमेंटम कि भाई ये मोमेंटम भी कैरी करता है। तो हम कहते हैं हाँ भाई मोमेंटम कैरी करता है। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल, आई बात समझ में। फिर वो पूछता है क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्या ईएम वेव प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हाँ सर ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कि रेडिएशन प्रेशर क्या है, I बाई सी। आई क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, अगर मान लो कि देखो ये सरफेस पे कैसा प्रेशर, देखो ये कोई इंटेंसिटी आई आया, तो यहाँ पे वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगी, दिस पॉइंट, कितना, इतना। ठीक है, अगर मान लो इसने क्या किया, इस वेव को वापस कर दिया, इधर कर दे, रिफ्लेक्ट कर दिया, पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यही जो प्रेशर होता है वो 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स I बाई सी हो जाता है। क्या बात समझे, 2 टाइम्स ऑफ I बाई सी हो जाता है। याद रहेगा ये बात, अगर पूरा रिफ्लेक्शन कर रहा है तो 2 गुना कर देना, अदरवाइज सिंपल में क्या करोगे, I बाई सी करोगे। याद रहेगा, एनसीईआरटी खत्म हो गई। यहीं से वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा फेवरेट है उसका। क्या बात समझे, यहीं से कहानी सर फिनिश कर दी।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सामने आ गए हैं PYQ स्कोर 2025 के, और साथ में हम ऐड कर रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, किस लिए? ताकि वो 2026 में आपको मिल सके। यानी जितना हमने सीखा है उन सब का निचोड़ हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर तुम्हें कुछ दे भी देंगे, और ये कोशिश करेंगे कि अगले पेपर में मिल जाए। समझे बात को? तो चलो पहले कुछ मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद बाकी आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक E and B represents the electric and magnetic field of an electromagnetic wave respectively. The direction of propagation of the wave is along. तो मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था? आप भैया E ले लो और आप B ले लो, और इसके बाद राइट हैंड थंब रूल यूज करो, ऐसे क्रॉस करोगे, जिस डायरेक्शन में जाएगा वही आंसर होगा। तो कहीं लिखा है क्या? B E, ये लिखा हुआ है। तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, आपको इसके ऊपर वेक्टर जरूर लिखा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन से। सिंपल, आगे समझ में। चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। लिखा था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दो। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला है, कितना आंसर आता था भैया? E/B इज इक्वल टू क्या होता है? C होता है। क्या होता है? E/B इज इक्वल टू क्या होता है? C होता है। E0/B0 भी क्या होता है भाई? C होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी को हमने क्या कर दिया? टिक कर दिया। समझ गए? सिंपल, क्या बात समझ में है सबको क्लैरिटी के साथ? ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है भाई। पढ़ा जाए इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से, ठीक है, पढ़ते। लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन EM वेव इज गिवन बाय By is equal to 12 into 10 to the power minus 8 sine 1.20 into 10 to the power minus plus 7 z plus 3.60 into 10 to the power 15 t, और फिर आगे कैपिटल T का मतलब टेस्ला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐड करने का रीजन ये है कि अगर मान लो, ठीक है, बहुत रेयर है, बट मान लो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो अगर मुझे रिकवरी करनी होगी तो बोर्ड का कोई भरोसा तो है नहीं कि वो नहीं देगा, क्योंकि ये टॉपिक में तो है, तो आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, बस एक ही टाइप का है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख के आपको दिखाता हूँ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होता है। तो B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, और फिर K के साथ कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, T के साथ जो लिखा है वो ओमेगा है, फिर K के साथ कुछ लिखा होगा तो Z हो गया, और ये लिखा है Y। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, देखो प्लस में लिखा तो हम प्लस में दोनों को लिख देंगे। मैंने सिखाया था कि जो टर्म यहां मिल जाए मतलब उसी डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। तो कौन से डायरेक्शन है भैया? ये Z। ठीक है, अब प्लस का Z की माइनस का Z, तो उसके आगे सिंबल देखो तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिंबल है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है? माइनस Z में वेव प्रोपगेट हो रही है। सिंपल MCQ हो जाएगा इसका। वेरी गुड। ओके, चलो अब क्या करो, इन सारी चीजों को इस इक्वेशन के साथ कवर करते हैं। तो देखो यहाँ साफ साफ भैया देखो, B नॉट की जगह लिखा है, तो लिखो 12 into 10 to the power minus 8। ठीक है, अगला मैंने करो, तो देखो जो T के साथ लिखा होगा वही ओमेगा। तो कहाँ T? ये T है, T के साथ देखो ओमेगा लिखा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखा 3.60 into 10 to the power 15। वेरी गुड। अब देखो Z के साथ जो लिखा वो K, तो Z कहाँ? ये है, तो भैया K की वैल्यू आपके सामने लिखिए 1.20 into 10 to the power 7। ठीक है, क्या बात समझ गए? ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक से चलना है, भागने की कोशिश मत करना। अरे हो गया, समझो, सीख रहे हैं ना, समझो क्या हुआ। वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी, k 1.20 into 10 to the power 7, सारी वैल्यूज हमारे सामने। अब क्वेश्चन मुझसे चाहता क्या है वो पढ़ लेंगे। क्वेश्चन मुझसे सर चाहता क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहला कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी बताओ। मैंने कहा था कि किसको पसंद है भाई? ये एनसीईआरटी वालों को पसंद है। एनर्जी डेंसिटी पहले ही पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द वेव पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये मांग क्या रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी मांग रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट और फिर ई नॉट का स्क्वायर। आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो? आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो भाई, यहाँ पे हाफ 20 नॉट का स्क्वायर और अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, आप दो चाहो यूज करो, तो हम एक ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे ई नॉट चाहिए, यहाँ पे ई नॉट का स्क्वायर चाहिए, और मुझे वैल्यू बी नॉट की गिवन है। तो क्या मैं ई नॉट को बी नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। चल ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? स्पीड ऑफ वेव चाहिए, यानी इनको चाहिए v। तो v का फॉर्मूला होता है भाई ओमेगा बाई के। ठीक है, तो मैंने सारे फॉर्मूले लिख ले, अब केवल क्या करना? सॉल्यूशन करना है। तो चलो भाई फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले मुझे चाहिए था ई नॉट, तो मुझे पता है ई नॉट
बाई बी नॉट इज इक्वल टू होता है सी, तो ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। ठीक है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है और मुझे बी नॉट को देखना पड़ेगा, तो बी नॉट भाई कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, बी नॉट 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कितना है, 12 इंटू 10 टू द पावर -8। जरा मल्टीप्लाई करिए तो 3 और ये -8 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया भाई अपने पास 36 आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, चलो आ जाओ फॉर्मूले में, तो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो भाई 8 इंटू 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12 और मल्टीप्लाई कर दो 36 के स्क्वायर से, तो भैया लिखा है 36 और ये लिखा 36। ठीक है, इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका अप्रॉक्स 5.76 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ गए, दैट्स योर आंसर। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ कि सर कैसे कर दिया आप कैलकुलेट करके दिखाओ, नहीं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तरीका समझो। चलो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा चलो आ जाओ, देखो ओमेगा कितना गिवन है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो ओमेगा 3.60 और के है 1.20। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लिख लिया जाए 3.60 और 1.20। भाई पावर नहीं देख पाया मैं, पावर फिर से आ जाओ, मैच पावर देख लेते हैं कितनी है, तो पावर है 10 की पावर 15 है और यहाँ पे कितना है 10 की पावर 7 गिवन किया गया है, 10 की पावर 15 गिवन किया गया है और 10 की पावर 7 यहाँ पे गिवन किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे क्या है 10 की पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे जो मिलेगा मुझे वैल्यूज ओमेगा और बाई के। ठीक है, ये रिजल्ट ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर आते हैं, 15 और क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 15 और यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 7। ठीक है, तो 12 समझो 0 0 करके भाई 12 और तो कितने टाइम्स जाएगा भैया, 3 टाइम्स जाएगा, 7 और 15। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देखो क्या मिल गया भाई, स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी, इसीलिए तो ये आंसर आया। यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में क्लियर हो सबको। ठीक है, तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल हमने इसलिए किया है ताकि आने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको डिफिकल्टी हो तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, चलो इसे भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे। आजो देखा जाए, चलो पढ़ो। हाउ डज ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक वेव। कह रहे ऑसिलेटिंग जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे करता है। अभी तक हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से प्रोड्यूस होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज से। अब थोड़ा एनसीईआरटी और जो सीबीएसई बोर्ड है वो दिमागी हो गया, वो क्या करता है, वो वही चीज बता देता है कि देखो ये इसलिए होता है, अब बताओ क्यों, अब बताओ कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए हर चीज का कॉन्सेप्ट है, रटना बंद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज समझते हैं बात को। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या होता है जब कोई चार्ज ऑसिलेट होता है, कोई क्यू चार्ज जब ऑसिलेट होता है तो ऑसिलेट करता हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो टाइम के साथ वेरिएबल होती है, कंटीन्यूअस चेंज हो रही होती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। अब जो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, यहाँ से जो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो क्या फॉर्म करके देती है भैया, हमको मैग्नेटिक फील्ड बना के देती है। क्या बना के देती है, मैग्नेटिक फील्ड बना के देती है। समझना मेरी बात को। ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ पे बन के तैयार हुई है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस समझना कि देखो जब चार्ज मोशन में होता है, यही चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता, और जब रेस्ट पे होता है तो नहीं बनाता। अब क्योंकि ये चार्ज मोशन में भी है और कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फॉर्म करेगा। अब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए फॉर्म हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज। कैपेसिटर के अंदर की बात याद करो, कैपेसिटर में अंदर क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस चार्जिंग हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही थी ना, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बना, तब जाके सारे फॉर्मेशन हुआ। क्या बात समझे, तो इस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। ठीक है, फिर आगे आने वाले टाइम में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये वेरिएशन हो रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूअस क्या हो रही, बनती चली जा रही। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो भी टाइम के साथ क्या करेगी, वेरिएट करेगी। ठीक है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ कंटिन्यूअस चेंज कर रही है, तो dy/dt का टर्म बन रहा है। अब ये जब इसका वेरिएशन होगा तो इसी की वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम एज इट इज, फिर ये जो बनेगी तो कुछ देर बाद ये भी वेरिएट करेगी, तो de/dt हो जाएगा। यानी सब कुछ वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अब वेरिएट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यानी एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है जिसमें क्या लिखा है, नेचर लव सिमेट्री। अगर वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो सकता है तो वैरिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो सकता है तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर dE/dt B बनाता है तो dV/dt का मस्ट है कि वो E को फॉर्म करेगा। सीख गए? सीख गए इस बात को? चलो इसी बात को आपको वर्ड्स में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहे हैं स्केच द डायग्राम डिपिक्टिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन EM वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। इस बार कह रहे हैं कि z डायरेक्शन में प्रोपगेट करे। समझिए बात को, किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे? z डायरेक्शन में। वेव की डायरेक्शन दी थी तो बहुत सिंपल सी कहानी समझो। पहले आप क्या करो, 3 डायरेक्शन बनाओ, ठीक है, ये बना लो, और z डायरेक्शन में मुझे वेव चाहिए। तब समझना मैं कैसे बनाता हूँ, सीखूंगा कैसे। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है, तो ऐसा राइट हैंड ऐसा घुमाना है कि किधर आ जाए, z डायरेक्शन में, मतलब थंब तुम्हारी तरफ आ जाए, इस तरफ z आ जाए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब ले जाओ तभी थंब इधर आएगा। बहुत सिंपल है। z डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बोले थंब रख दो, रख दे थंब, उंगल क्या करना है, कल करना है, क्या करना है, कल करना है। ओ एक सेकंड भाई, लेफ्ट से नहीं राइट से, सॉरी लेफ्ट से नहीं राइट से, ठीक है, ध्यान समझो। तुम्हारी तरफ चाहिए ये भाई, ऐसे करके चाहिए, ऐसे मत घुमा देना, ठीक है, ऐसे तुम्हारी तरफ चाहिए z। अब क्या करना है, ऐसे कल करना है। देखो कल करोगे तो ऐसे आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से डिसाइड होगी। तो E की तरफ से शुरू करना है, मतलब ऊपर E होगा, और फिर जब मैं B की तरफ जाऊं तो देखो B किधर मिल रहा, उस तरफ मिल रहा है। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में बनानी है, और अब जब मैं कल करूंगा तो z डायरेक्शन में मुझे प्रोपागेशन देखने को मिलेगा, मुझे z डायरेक्शन में प्रोपागेशन देखने को मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मैंने चीजें तुमको समझा दी, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे, यही मत कर डालना, ये मत करके बनाना, नहीं तुम बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखो बनाओगे कैसे, तुमको सिखा दिया मैंने, अब बनाओगे कैसे। बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, तुम्हें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलो मैं 2 अलग अलग कोई पेन ले लेता हूँ तो बाद में, ठीक है। तो मैंने ले लिया भाई, पिंक ले लिया, और यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सी कलर ले लेता हूँ, चलो ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, तुमको शुरू कैसे करना है, ठीक। इसके बाद देखो इसको थोड़ा इधर इस तरफ तिरछा बनाना है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाली ऊपर ले जाओगे, ये बनाया, इसको क्या करना मेरी तरफ, ठीक है, समझो बात को, ऐसे करके, ठीक है, समझ गए बात को। अब ये वाली ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये वाला किधर, मेरी तरफ, सीख जाओ भाई, ये बन गया, ओके। अब देखो बस क्या करना है, थोड़ी सी कलाकारी, ताकि तुम्हें 3D का फील आने लगे। अभी देखना तुम्हें एग्जैक्ट 3D का फील आएगा, दिख रहा साफ साफ वीडियो में, ठीक है। बन जाने दो बस, देखो ये हम मेंशन कर रहे हैं, देखो कंटीन्यूअस वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यही है ऑसिलेशन, ठीक है। एक बार वैल्यू हाई एम्पलीट्यूड पे पहुंच रही है, फिर देखो लो हो रही है, फिर हाई हुई, अब देखो कम हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बिल्कुल कम दिख रही है, आपको कम दिख रही है, देखो अब बढ़ना शुरू हुई, देखो अपने मैक्सिमम पे गई, अब देखो ये क्या होगी, कम होगी, दिख रहा सबको, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की कहानी यहाँ पे लगी हुई है। अब जरा देखो 3D का फील आया, आ गया 3D का फील, समझ गए। तो क्या करना था, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेना और मैग्नेटिक फील्ड तुम इस डायरेक्शन में लेना, सिंपल। तो अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहने वाला हूँ, जरा दूसरी कलर का पेन दो भाई, ये मैं कहूंगा कि मेरी वेव तो z डायरेक्शन में जा रही थी, तो बना दिया मैंने z डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने किधर बना दिया भाई, z डायरेक्शन। तो हमने क्या डिसाइड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किस डायरेक्शन में मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रही थी किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रही थी y डायरेक्शन में। तो मैंने कहा भैया ये बन गई हमारी y डायरेक्शन, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। अब जो था वो मुझे किधर मिल रहा था, माइनस एक्स में मिल रहा था, किधर मिल रहा था, माइनस एक्स में मिल रहा था। तो अब मुझे क्या मेंशन करना है, ये वाली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दूंगा माइनस एक्स में, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y में है, और रिजल्ट मुझे z में मिल गया, सिंपल, सीख गए, सिंपल था, ठीक है। ऐसे ही बना दो, पहले एकदम एग्जैक्ट ऐसा बना दो, फिर डायरेक्शन तुम चेक करो और यहाँ मेंशन कर दो, क्लियर हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आई जे के टर्म में अगर तुम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस आई कैप में है, ये पॉजिटिव जे कैप में है, और ये किस डायरेक्शन में है भैया, पॉजिटिव आपके के कैप में। सीख गए, सिंपल, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चांसेस है यहाँ से, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जरा, एक लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है, चुटकी से हो गए हैं, इनको भी करना है, आओ जरा नीचे किसको, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इनको भी करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का सबका, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक है। इसमें यूजेस हमने मेंशन किए, इसमें हमने वेवलेंथ मेंशन की, इसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन की, कुछ क्वेश्चंस भी मेंशन किए, इसको करना है, ठीक है। सबको दिख रहा, सारी चीजें प्रॉपर दिख गई? नहीं आया तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर ले लिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, और खुद से करने के बाद आपको कमेंट डाउन करना है कि सर सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, जो आपने सिखाया वो हम समझ गए हैं, क्या मॉडिफिकेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, सर्किट पूछा है कि कहाँ ऑसिलेशन होता है, सारी चीजें जो ना मिले उसे ढूंढो, पढ़ो, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट डाउन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ गए? तो हमने कवर कर लिया है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर को, सब कुछ देखो हमने ब्रेक करके क्रैक कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे आपको समस्या हो। सिर्फ यही पार्ट, यही वीडियो देखोगे, पूरी ईएम वेव क्लियर हो जाएगी, कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गए? तो 3 मार्क्स जो यहाँ से मिल रहे हैं ना, वो 100% है, कंफर्म है, गारंटीड, कहीं से कुछ कटने वाला नहीं। सिर्फ बस याद कर लेना, सिर्फ सारी यूजेस को याद कर लेना, वेवलेंथ याद कर लेना, शोज बस याद कर लो, समझ गए? थ्योरी का पार्ट तो स्ट्रांग रखो, क्या बात समझे? न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी का पार्ट स्ट्रांग रखो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ पीवाईक्यूज के साथ और इंपॉर्टेंट टर्म के साथ। तब तक के लिए मस्ती से जमकर दम लगाकर पढ़िए, ताकि बोर्ड्स में हम बेहतर करें और 50+ की जो गारंटी मैंने आपके साथ ली है वहां तक हम पहुंच सके। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।